हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी वे। एक बार फिर से मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की नई वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। शुरू करते हैं। हाल ही में आपने खबरों में सुना होगा कि केशवानंद भारती जी का निधन हो गया है। तो केशवानंद भारती जी हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और वैसे भी अपनी जो है जनरल लाइफ के लिए भी, सामान्य जीवन के लिए भी इन्होंने हमारे बहुत काम किए हैं और बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए इनको सेवियर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आपका सवाल है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद केस में कितने सदस्यीय खंडपीठ द्वारा फैसला सुनाया गया था? आपके ऑप्शन है 12, 13, 11, 10। सही आंसर होगा 13। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो हुआ था, ये हुआ था 1973 में। इसमें बोला गया था, आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 368 के तहत संसद को ये पावर दी जाती है कि वो हमारे संविधान में संशोधन कर सके। अब एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि कोई एक ही पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में मेजॉरिटी में हो जाए। तो इस स्थिति में सत्ता की जो सरकार होगी वो मनचाहे ढंग से कानून ना बना पाए। इसीलिए इस केस में फैसला सुनाया गया कि आर्टिकल 368 का यूज़ करके संशोधन तो कर सकती है, लेकिन कभी भी मूल ढांचे में कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं दिया गया है। इसका जो फैसला सुनाया गया था वो 13 जजेस की बेंच के द्वारा सुनाया गया, जो कि अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट बेंच बैठी है किसी केस के ऊपर। 6-7 से क्या है, ये फैसला सुनाया गया था। नेक्स्ट बात करें, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 15 सितंबर, 18 सितंबर एंड 17 सितंबर। आपका राइट आंसर होगा 16 सितंबर। वियना कन्वेंशन जो हुआ था 22 मार्च 1985। इसके बाद से ही हम अपनी ओजोन लेयर के संरक्षण के ऊपर कार्य करना शुरू किया गया था। 1920 में वियना कन्वेंशन को कितने साल हो गए? 35 साल पूरे हो गए। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन को ही ओजोन डे करके भी पूछ लेते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करें, समीर कुमार खरे को किस बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया था? एडीबी, एआईआईबी, नाबार्ड या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर होगा एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 1966 में इसकी फॉर्मेशन हुई। मनीला, फिलीपींस, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। वोटिंग पावर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जापान के पास है, उसके बाद यूएसए के पास है, फिर चाइना के पास है, नंबर 4 पर अपना प्यारा भारत है। नेक्स्ट बात करें, पोलावरम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब। आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये जो परियोजना है ये गोदावरी नदी के ऊपर बनाई जा रही है और ये जो बांध बनाया जाएगा ये मिट्टी पत्थर से बनाया जाएगा। आई थिंक 48 मीटर ऊंचा ये बांध बनाया जाएगा, जिसका उपयोग सिंचाई, इसके जल का उपयोग सिंचाई के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये परियोजना शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश की बात करें, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इस परियोजना को 2014 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी हैं, जो कि क्या सीएम है, और विश्व भूषण जो है अभी वर्तमान समय में वहाँ के गवर्नर है। राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25 सीटें आंध्र प्रदेश के पास है। अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसकी है? आपके ऑप्शंस है बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी और नैन्सी पेलोसी। राइट आंसर है बराक ओबामा। अभी उन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट की है कि नवंबर तक उनकी ये बुक पब्लिश हो जाएगी। कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपको उनकी याद रखनी है। एक है ऑडासिटी ऑफ होम, ये उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है चेंज वी कैन बिलीव, ड्रीम फ्रॉम माई फादर, और एक ऑफ द आई सिंग करके भी उनकी एक बुक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स आपको बराक ओबामा की याद रखनी है। मेकेदातु परियोजना किन राज्यों के बीच में विवाद है? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटका। कर्नाटका के द्वारा जो बोला गया है कि जब मानसून होता है तो जो अतिरिक्त पानी आ जाता है तो उसका प्रयोग जो है वो ना ही तमिलनाडु कर रहा है ना ही कर्नाटका कर रहा है, तो वो पानी जो है वो सागर में चला जाता है। तो उस पानी का क्या किया हम यूज़ कर सके, इसके लिए ये मेकेदातु परियोजना बनाई जा रही है।
लेकिन तमिलनाडु ने इस परियोजना पे ऑब्जेक्शंस लगाए हैं कि तमिलनाडु के द्वारा बोला गया है कि अगर ये परियोजना बनती है तो कहीं ना कहीं आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये परियोजना जो है वो कावेरी नदी के ऊपर बनाई जा रही है, और कावेरी नदी जो है दोनों ही राज्यों में प्रभावित होती है, तो इसीलिए क्या है, ये विवाद शुरू हुए हैं। तमिलनाडु के द्वारा बोलना है कि जब कोई एक नदी दो राज्यों के बीच में बह रही है तो दोनों राज्यों की सहमति ज़रूर होनी चाहिए किसी परियोजना को लेकर। साथ ही तमिलनाडु के यहाँ से बोला गया कि कावेरी नदी का जो प्रवाह है ना वो इस परियोजना के बनने से प्रभावित होगा, और जिससे तमिलनाडु में जो है वो सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है। साथ ही उसने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला दिया था कि जो तमिलनाडु में पानी की मासिक खपत है ना उसको कावेरी नदी फुलफिल कर सकती है, तो ये अवमानना भी है किसके, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। साथ ही तमिलनाडु ने जो केंद्रीय जल आयोग है ना उसके जो चेयरमैन है उनके ऊपर भी केस किया है, क्योंकि उनके द्वारा केंद्रीय जल आयोग के द्वारा जो है वो डीपीआर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेके जो है अनुमति दी गई थी, लेकिन अभी तक केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में विवाद है मेकेदातु परियोजना। नेक्स्ट बात करें एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किसे, यहाँ पर भारत लिखना रह गया, किसे भारत के कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस है जॉबी जॉर्ज, टेको कोनिशी, एंटिनो गुटरेस या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा टेको कोनिशी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैं पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट बात करें, कौन सा भारतीय संस्थान कोविड-19 की वैक्सीन को बनाने को लेकर अमेरिकी कंपनी ऑरोबिंदो फार्मा के साथ कार्य करेगी। आपके ऑप्शन है SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जाइडस, CSIR या पनीशिया बायोटेक। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये है जो कि क्या है, टाई अप करेगी ऑरोबिंदो फार्मा के साथ। ऑरोबिंदो फार्मा एक अमेरिका बेस्ड कंपनी है। CSIR की बात करें तो 1942 में फॉर्मेशन हुआ, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और डायरेक्टर जनरल यानी DG की बात करें तो शेखर C मांडे हैं जो कि इसके डायरेक्टर जनरल है। और अगर प्रेसिडेंट की बात करूं तो आपको पता होने चाहिए प्रेसिडेंट कौन होता है, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर होंगे वो क्या होते हैं, वही CSIR के प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यानोमामी ट्राइब कहाँ की निवासी है। आपके ऑप्शन है उत्तरी ब्राज़ील, दक्षिणी वेनेजुला या ऑप्शन 1 और 3 दोनों। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 या 3, 1 और 2 तीनों, सॉरी यहाँ पे और होना चाहिए था, दोनों। ठीक है, तो ये जो यानोमामी ट्राइब्स है ना ये उत्तरी ब्राज़ील और दक्षिणी वेनेजुला के जो रेन फॉरेस्ट हैं और हिल एरियाज़ है वहाँ पर रहते हैं। अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो आई थिंक 38,000 के आसपास इन लोगों की पूरी पॉपुलेशन है। और ये लोग जो है वो ऐसे राउंड शेप घरों में रहते हैं, और इस एक घर में ना ये लोग 400 से 450 तक लोग एक ही घर में रह सकते हैं। ठीक है, और इनके घरों को यानस या शाबोनस बोला जाता है। एक बार यानस आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। वैभव्स प्रोटेनिला क्या है, तो ये अभी गोवा में एक सुना होगा आपने नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो वहाँ पर एक चींटी की नई प्रजाति देखी गई है जो कि 2.5 मिलीमीटर लंबी है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका जो साइंटिफिक नेम है प्रोटेनिला फ्लेमा करके है शायद, एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा प्रोटेनिला फ्लोमा इसका साइंटिफिक नेम है या नहीं।
तो गोवा के नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में ये चींटी देखी गई है। और ये जो चींटी है ना, ये प्रोटेनिला, एक चींटियों का एक ग्रुप है प्रोटेनिला, जिसमें अभी तक इनकी 11 स्पीसीज हैं। और ये जो प्रोटेनिला ग्रुप की जो चींटियां होती है ना, ये हमेशा भूमि के अंदर रहती है। बहुत रेयर चांस होता है कि इनको ज़मीन के बाहर देखा जाता है, लेकिन गोवा में अभी ये वैभव्स प्रोटेनिला को देखा गया है। और ये जो वैभव्स प्रोटेनिला ग्रुप की चींटियां हैं, ये पूरी तरीके से क्या होती हैं, अंधी होती हैं और भूमि के अंदर ही रहती है। और नेविगेशंस के लिए ये कॉन्टैक्ट से या फिर जो केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं उनकी सहायता से ये नेविगेशन में मदद लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा एब्रनम अकॉर्ड क्या है? शांति समझौता, रक्षा समझौता, सेना अभ्यास या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एब्रनम अकॉर्ड है ये शांति समझौता है। अब ये शांति समझौता है तो ये किसके मध्य में है? तो ये इजराइल, बहरीन और यूएई के बीच में एक शांति समझौता है। और इजराइल की तरफ से ऐसा पहली बार 26 सालों के बाद हुआ है जबकि क्या किसी प्रकार का शांति समझौता किया गया हो। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 को राज्यसभा में पारित किया गया। यह संशोधन किस एक्ट में बदलाव लाएगा? 1935 एयरक्राफ्ट बिल, ये 1947 एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 का एयरक्राफ्ट एक्ट या फिर 1956 का एयरक्राफ्ट एक्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1934 का जो एयरक्राफ्ट एक्ट था उसमें ये संशोधन लाएगा। लोकसभा में ये जो अमेंडमेंट बिल है 2020 का, इसको लोकसभा में 4 फरवरी 2020 को इंट्रोड्यूस किया गया था और 17 मार्च 2020 को ये लोकसभा में पारित हुआ था। अभी रिसेंटली सितंबर 15 तारीख को 2020 को ये राज्यसभा में भी पास हो गया है। अब इस एक्ट के तहत क्या बदलाव लाए जाएंगे? पहले तो आपको एयरक्राफ्ट बिल मालूम होना चाहिए। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसके वो ये एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल लेके आई है। तो इसमें क्या होता है, मतलब एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल्स हो, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, सबके ऊपर जो है एक्सीडेंट्स है, सबके ऊपर कौन काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और उसी के लेकर जो है ये एयरक्राफ्ट एक्ट था। ये एक्ट 1934 के जो एक्ट है उसमें संशोधन करेगा। इसके तहत जो DGCA, BCAS और AIB, इनमें जो है इनकी जो पावर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस इसके द्वारा लाया जाएगा। तो DGCA की बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, BCAS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और AIB का मतलब होता है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो इनके काम को जो है वो बढ़ाया गया है। तो DGCA जो काम करेंगे वो सेफ्टी के ऊपर काम करेंगे एयरक्राफ्ट्स की, BCAS सिक्योरिटी के ऊपर काम करेगा और AIB जो है वो जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर काम करेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है इनके रोल को एक्सपेंड किया गया है। और इसके तहत जो DGCA होंगे ना, उनको जितनी भी पेनल्टीज़ होती हैं उनको उन पेनल्टीज़ को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है इस एक्ट के तहत। तो पेनल्टीज़ में क्या, पहले जो है जो पेनल्टी थी वो 10 लाख तक की थी और अब जो पेनल्टी कर दी गई है उसको 1 करोड़ तक का कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो DGCA हैं वो उनका जो फैसला होगा वो पेनल्टी बोलेंगे तो भर दी जाएगी। जो फाइनल पावर होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पास होगी। तो वर्तमान समय में हमारे मिनिस्टर कौन है सिविल एविएशन के, जिनके पास ये मिनिस्ट्री है? तो हरदीप सिंह पुरी जी हैं जो वर्तमान समय में ये मिनिस्ट्री संभाले हुए हैं। नेक्स्ट बात करें, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिलीज़ किया गया है। इसमें अपने प्यारे भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन 104, 105, 107, 100। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 105। 2019 की क्या रैंकिंग थी? तो भारत 2019 में 79 पे था। आप देख सकते हैं 26 पायदान नीचे
गया है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। नंबर 1 पर बात करें तो हांगकांग और सेकंड नंबर पे बात करें तो सिंगापुर है। हाल ही में WHO के द्वारा किन देशों को ट्रांस फैट के उपयोग के खिलाफ काम करने के लिए कहा गया है? आपके ऑप्शन है अमेरिका व पड़ोसी देश, इंग्लैंड व पड़ोसी देश, भारत व पड़ोसी दक्षिण एशियाई देश, नाइजीरिया व पड़ोसी देश। तो आपको पता होना चाहिए ये जो ट्रांस फैट के उपयोग के खिलाफ काम करने के लिए कहा गया है, ये भारत और भारत के जो पड़ोसी दक्षिण एशियाई देश हैं इनके लिए बोला गया है, क्योंकि अभी WHO के द्वारा जो बोला गया है कि जितनी कोविड-19 के कारण जो मौतें हो रही हैं वो इन कंट्रीज़ में क्या है, ज़्यादा है। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लोग ट्रांस फैट का कंजप्शन ज़्यादा मात्रा में करते हैं। देखिए, आप कभी भी कोई पैक्ड फूड लेते हैं तो उसके रैपर पे लिखा होता है, तो उसमें आपको हमेशा चेक करना है कि ट्रांस फैट में 2 प्रकार की फ़ैट होती हैं। एक होती है सैचुरेटेड फैट और एक होती है अनसैचुरेटेड फैट। ये जो अनसैचुरेटेड फैट होती है इसको हम हेल्दी फैट कहते हैं, और ये जो सैचुरेटेड फैट होती है ना, ये बहुत नुकसानदायक होती है। और आप देखोगे पैक्ड फूड में इसकी मात्रा क्या है, 12 से 16 ग्राम तक लिखी होती है। ये जो सैचुरेटेड, जो हार्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं ना, उसमें ये सैचुरेटेड फैट ही इकट्ठा हो जाता है। आप लोग बर्गर खाते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, बार बार जब आप एक ही ऑयल को बार बार यूज़ करते हैं तो उसमें भी क्या हो जाता है, सैचुरेटेड फैट इकट्ठा हो जाता है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो प्लीज़ आप जब भी पैक्ड फूड लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, उसमें देखा कीजिए कि कितनी मात्रा में है जो कि ये फैट्स, प्रोटीन, ये सब चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपके ऑप्शन है 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर या 15 सितंबर। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम लोग हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। आर्टिकल 343 के तहत जो हिंदी है उसको आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको बोलता है उसमें, तो हिंदी हमारी जो है ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे आप बोलते हैं ना, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो आप अगर गूगल करेंगे तो आपको भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं मिलेगा, नहीं आपको भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी मिलेगी। सिर्फ जो हिंदी है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इसको 1953 में पहली बार जो है वो मनाया गया था, क्या है, हिंदी दिवस। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए तो आपको 14 सितंबर क्लियर टिक करना है, लेकिन अगर आपको वर्ल्ड हिंदी डे पूछा जाता है तो आपको 10 जनवरी टिक करके आना है। और 10 जनवरी 1975 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट बात करें, आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। ये किस बैंक के CEO थे? तो मुझे लगता है बच्चे को भी पता है कि आदित्य पुरी जी किस बैंक को, क्योंकि जब से ये बैंक बना था और तब से अब तक 2020 में ही जो है दूसरे CEO क्या हैं बने हैं इस बैंक के। आपके ऑप्शन है यस बैंक, HDFC, SBI और सिंडिकेट बैंक। तो सब जानते हैं कि HDFC क्या है, 1994 में फॉर्मेशन हुई थी HDFC बैंक की, और तब से ही अब तक 2020 तक ये क्या है, यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में है वो है शशिधर जगदीशन जी। मिस्टर योशिंदे किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए है? भूटान, श्रीलंका, वियतनाम, जापान। तो सब जानते हैं रिसेंटली क्या है, जापान के ही PM चेंज हुए हैं, तो योशिंदे जी ने जो है वो जापान के PM के रूप में शपथ लिया।
डीवीटी का फुल फॉर्म क्या है? डीप वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस, डिफेक्टिव वाटर टैक्स, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और ये प्रॉब्लम जो है वो उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जो क्या है, खड़े खड़े काम करते हैं। जैसे लेडीज़ हो गई, किचन में बहुत देर तक क्या होती है, खड़ी रहती है। तो इसके कारण क्या होती है, जो हमारी पाँव की वेन्स होती है ना, उनमें क्लॉट्स बन जाते हैं। तो इसके उपचार में जो मशीनरीज यूज़ में ली जाती थी पहले, उसको हम बाहर से मंगाते हैं, तभी उनका फॉर्मेशन इंडिया में किया जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि डीवीटी क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, आयुष्मान खुराना। तो बहुत ही उम्दा एक्टर और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर जो है परेश रावल, बिल्कुल डिज़र्व करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन होने का। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करें तो 1959 में इसकी फॉर्मेशन हुई, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एडानसोनिया डिजिडाटा किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? अफ्रीकन बाओबाब, जैतून, पत्थरचट्टा या नीम। तो अफ्रीकन बाओबाब, आप ये देख सकते हैं, मैंने ये पिक्चर लगाई है कि किस प्रकार का ये पेड़ है। ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव और अतरंगी जिसको बोलेंगे वैसा सा वृक्ष है। तो एडानसोनिया इसको ट्री ऑफ लाइफ, आई थिंक, या लाइफ ऑफ ट्री के नाम से भी ये जो है वो जाना जाता है। ट्री ऑफ लाइफ शायद, हाँ, ट्री ऑफ लाइफ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। टॉप थिंकर 2020 के रूप में किसे नामित किया गया है? जसिंडा आर्डन, टीके सैलजा, शशिधर जगदीशन या आदित्य पुरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको फर्स्ट रैंक मिली है वो है टीके सैलजा। और ये कौन है? तो ये हमारे केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री हैं। सेकंड नंबर पे जो है वो न्यूजीलैंड की पीएम है जसिंडा आर्डन। ये ठीक है। नेक्स्ट बात करें, आई रखवाली ऐप कौन से राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। तो आई रखवाली ऐप पंजाब के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि वहाँ पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, जापान, इटली, इंग्लैंड। राइट आंसर विल बी इटली। इटली की कैपिटल कहाँ है? रोम। सो आई होप गाइज आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर मेरी वीडियो का कंटेंट आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है, एजुकेशन गाइज एक ऐसी चीज़ है जो आपके ज़िंदगी को संवार सकती है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती है तो एजुकेशन अगर आपने पढ़ाई की है ना, तो आप जीवन में कभी भी खुद को असफल महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।